नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 इतिहास। ठीक है, ये जो आपका अतीत से वर्तमान वाला बुक है, इसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कब, कहाँ और कैसे। और आज के क्लास में मैं आप लोग को अभ्यास का प्रश्न को सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग को इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन अच्छे तरीका से पढ़ा चुका हूँ। अब आप लोग कहेंगे सर आप पढ़ाए कहाँ पर हैं? देखिए बाबू, एक एक चीज को एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करके मैं आप लोग को पढ़ाया था। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, 62 060 11 886 पर कॉल करके सर को कहना है कि सर मैं आपका बैच ज्वाइन करना चाहता हूं क्लास 8 का। ठीक है, तो आप लोग को सारी जानकारी दी जाएगी। बस वहां पर आप लोग को सारा ऐप पर पढ़ाया जाता है और यूट्यूब पर मैं क्वेश्चन आंसर करवाता हूं। तो आप लोग समझ चुके हैं। तो आइए एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा। आइए आज हम आप लोग को एक एक क्वेश्चन को करवाते हैं और क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएगा अगर वो क्लास को किए होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान को आपको क्या करना है, भरना है। मतलब खाली स्थान को जो है उसको भरना है। कौम है पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक क्या कमाना, मुफा। यहाँ पर आपका मुनाफा कमाना। क्या कमाना, मुनाफा कमाना। क्या कमाना, मुनाफा कमाना। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं मुनाफा कमाना। मतलब पूंजीपति जो लोग थे उनका मेन उद्देश्य था, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था क्या, हम अधिक से अधिक क्या कमाएं, मुनाफा कमाएं, हमको अधिक से अधिक क्या हो, लाभ हो। ठीक है, दूसरा है 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं। यहाँ पर आप लोग को फर्स्ट पेज में ही हम पढ़ाए थे। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर देखिए है ना, यही देखिए यही वाला लाइन दिया है। यहाँ ना यहाँ पर 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन शुरू हुआ जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। तो यहाँ पर वहाँ पर क्या भरना है आपको, पुनर्जागरण। ये जो लाइन अंदर का लाइन किया गया इसको वहाँ पर भर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे आप लोग यहाँ पर देखिए, बोल रहा है मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। ठीक है, इसको मशीनीकरण भी कहा गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया भी गया था फर्स्ट वाला, पूंजीपति व्यापार किए तैयार होने वाले वस्तुओं के मालिक थे, उनका मुख्य उद्देश्य था मुनाफा कमाना। ठीक है, तो भी आप लोग भर लिए। अब देखिए यही है औद्योगिक क्रांति। इसमें क्या हुआ था कि कारखाना में क्या हुआ था कि मशीनीकरण कर दिया गया, जिससे मशीन था उससे वस्तु का उत्पादन होने लगा, जिससे मतलब अधिक घंटा में जो काम होता था वो मिनट में होने लगा। चलिए तो हम लोग आगे अब हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर डैश में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। तो आप लोग दस्तावेज को सुरक्षित कहाँ रखेंगे, तो आप लोग यहाँ पर दस्तावेज नहीं भरिएगा, यहाँ पर आपको अभिलेखागारों में, यहाँ पर क्या भरिएगा, अभिलेखागारों में। अभिलेखागारों में सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है। अभिलेखागारों में सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है। भर लेंगे, क्लियर। चलिए, समय के साथ देश और राज्य की देश सीमाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। तो भौगोलिक सीमाओं में क्या भरिएगा, यहाँ पर भौगोलिक सीमाओं में। भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। तो क्लियर, समझ में आया। तो चलिए सबसे पहले मैंने आपको रिक्त स्थान का जो भरने वाला था इसको पूरा क्लियर करवा दिया। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। बोला सही और गलत बताना है आपको, सही और गलत बताना है। बोलता है वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न वस्तुतः कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। तो ये बात सही है बाबू कि वैज्ञानिक जो पद्धति है उसका अर्थ यही होता है कि प्रश्न को क्या करना, प्रस्तुत करना, वस्तुत नहीं, प्रश्न को क्या करना, प्रस्तुत करना, प्रश्न का प्रस्तुत करना, उससे हम लोग को क्या करना, ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, प्रश्न को बोलकर क्या करेंगे, उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करेंगे। क्लियर। दूसरा है अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का धर्म के आधार पर बांटना उचित था। तो बाबू ये गलत था। जो अंग्रेजी इतिहासकार जेम्स मिल थे ये क्या किए थे, धर्म के आधार पर, 3 धर्म पता होगा आपको, हिंदू और मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, ये क्या किए थे, धर्म के आधार पर बांटे थे। तो ये उनका जो बांटना जो था वो उचित नहीं था बाबू। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की। तो आपको यहाँ पर पढ़े हुए होंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता जब हो जाता है तो वहाँ के लोग जो है गणतंत्र प्रणाली की क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। क्या करते हैं बाबू, स्थापित करते हैं। वहाँ की सरकार गणतंत्र प्रणाली की स्थापित करते हैं। और यहाँ पर बोल रहा है
है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की, तो ये बात नहीं है, गलत हो जाएगा। किया था तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, आप लिख लीजिएगा गलत। क्या लिखिएगा, तो गलत। आगे देखिए, ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ऐतिहासिक स्रोत जो है उससे आम आदमी के बारे में जानकारी नहीं मिलेगा। मिलेगा जी नहीं। ऐतिहासिक स्रोत होते हैं हमको क्या, पुराना जो चीज़ है, जगह है, उसके बारे में जानकारी मिलेगा। ठीक है, आम आदमी के बारे में जानकारी नहीं मिलेगा। जो माने कोई आम आदमी कहने का मतलब कोई भी आदमी, ठीक है ना, कोई भी आदमी के बारे में जानकारी नहीं मिलेगा। जो अच्छे काम किए थे उनके बारे में जानकारी मिलता है, समझे। आगे देखिए, आज़ादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी, आज़ादी के बाद भी वही रह गई? नहीं, आज़ादी के पहले जो हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी, आज़ादी के बाद वो नहीं रहा, उसमें परिवर्तन हो गया। क्या हुआ बाबू, परिवर्तन हो गया। समय के साथ देश और राज्य की भौगोलिक समय में क्या होता है, परिवर्तन होते जाता है। तो उसमें भी क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। तो आज़ादी के पहले जो हमारा देश का जो भौगोलिक सीमा था वो आज़ादी के बाद वैसा रहा नहीं रहती। कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बताइए, समझ में आ रहा है आप लोग को? मज़ा तो आ ही रहा होगा, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं ना बाबू तो अंदर से एनर्जी आ जाता है बच्चे में, ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग बढ़िया तरीका से आइए। देखिए, आइए विचार करें। में फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों से आप क्या फर्क पाते हैं? हमको मध्यकाल और आधुनिक काल ये दोनों के ऐतिहासिक स्रोत में बताना है कि दोनों के ऐतिहासिक स्रोत में क्या फर्क है, उदाहरण सहित आपको बताना है। तो आइए पहले हम इसका उत्तर आप लोग को बताते हैं। ध्यान से इसको लिखिए, पहले ध्यान से आप लोग लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ पर ध्यान से लिखेंगे। मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत जैसे अभिलेख, ताम्रपत्रों, पांडुलिपियों की मदद से कुछ खास लोग विशेषता शासकों के बारे में कुछ ही जानकारी मिलती है। बात समझ में आया? जो मध्यकाल का ऐतिहासिक स्रोत है उससे जैसे अभिलेख हो गया, ताम्रपत्र हो गया या पांडुलिपि हो गया, इसमें क्या होता है कि हम कुछ खास लोग हैं, ठीक है ना, जैसे शासक लोग है ना, विशेष करके क्या शासक लोग, उन्हीं के बारे में क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। पर जो आधुनिक काल है बाबू, जो आधुनिक काल में ऐतिहासिक स्रोत है, इसकी संख्या से प्रयास की आने से अधिक व व्यापक जानकारी वाले अधिक प्रमाणित क्या हुए। क्लियर। तो बस इतना ही आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन के उत्तर में लिखना है और आपको 100% आपकी जो टीचर कॉपी चेक करेंगे वो प्रसन्न होकर आपको बहुत अच्छे तरीका से बताएंगे बच्चा जो उत्तर लिखा है बिल्कुल सटीक लिखा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन अब हम आपको बताते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आप लोगों को। आइए देखिएगा सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 को क्या बोल रहा है बाबू कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस प्रकार कालखंडों में बांटा उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? बाबू पता होगा जेम्स मिल जो बांटे थे वो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, है ना, मतलब धर्म के आधार पर बांटे थे। तो उससे आप लोग सहमत हैं? तो सभी बच्चा बोलेंगे कि जो जेम्स मिल साहब थे ये जो भारतीय इतिहास को जिस प्रकार 3 कालखंड हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा उससे हम सहमत नहीं हैं या असहमत हैं। क्लियर। क्योंकि किसी भी अवधि का इतिहास समाज के सारे लोगों को एक साथ मिलकर साथ चलने से बनता है। मतलब सभी धर्म का लोग होना चाहिए। अब हम हिंदुए खाली धर्म का साथ देंगे तो होगा नहीं होगा, मुस्लिमे का साथ देंगे तो होगा नहीं होगा, उससे क्या होगा, लोगों में टकरार पैदा हो जाएगी, लोगों के बीच तो मतलब क्या लड़ाई झगड़ा आ जाएगा, है ना। तो मिलजुल कर साथ चलने से बनता है, ना कि एक ही तरह के लोगों से, समझे। तो बस इतना ही आपको क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन के उत्तर में लिखना है। क्लियर। चलिए आगे अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला सरकारी दस्तावेजों को हम कैसे और कहां कहां सुरक्षित रख सकते हैं? तो बाबू आप लोग उत्तर में लिखोगे तीसरा नंबर क्वेश्चन का कि सरकारी दस्तावेजों को हम अभिलेखागार, कहां पर, अभिलेखागार एवं पुस्तकालयों में सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, कचहरी आदि के रिकॉर्ड के रूप में रखा जा सकता है। क्लियर। चलिए इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में हुए परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल के निर्माण में सहायक हुए?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखेंगे उत्तर में कि यूरोप में पुनर्जागरण का आंदोलन फैला। इस आंदोलन ने स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित किया। अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति के बाद इन देशों में गणतंत्र प्रणाली की सरकार बनी, जिससे कई देशों में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए प्रेरित किया। ठीक है, जिसने क्या किया, कई देशों में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए प्रेरित किया। तो बच्चों इस प्रकार आज आपका चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।